life, every day. प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? जैसा कि आपको याद है कि हम आपकी इतिहास की किताब के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवादी फ्रांसीसी क्रांति नेपोलियन के कामों, उदारवादियों के विचारों और आर्थिक कारणों से विकसित हुआ था। अब हम इससे आगे की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रूढ़िवादी यह विश्वास किया करते थे कि राज्य और समाज की परंपरागत संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक पदानुक्रम अर्थात ऊंच नीच आदि, संपत्ति और परिवार आदि पहले की तरह ही बनी रहें। यूरोपीय देशों ने संयुक्त रूप से नेपोलियन को 1814 में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। आपकी पुस्तक का चित्र 5 एक हारे हुए नेपोलियन को दिखाता है। इस चित्र में नेपोलियन को एक ऐसे डाकिये के रूप में दिखाया गया है जो कि 1813 में लेप्जिग का युद्ध हार कर वापस फ्रांस लौट रहा है और उसके थैले से एक एक करके पत्र गिर रहे हैं। यह पत्र उन क्षेत्रों के प्रतीक हैं जिन्हें नेपोलियन हार बैठा था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया तथा ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समाधान खोजने के लिए वियना में मिले। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। 1815 की वियना संधि का उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के कारण यूरोप की सीमाओं में हुए परिवर्तन को समाप्त करके युद्धों से पहले की स्थिति को बहाल करना था। फ्रांस की क्रांति के कारण जिस बुर्बों वंश को फ्रांस की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, उसे फ्रांस की सत्ता वापस सौंपी गई। नेपोलियन के शासन के दौरान फ्रांस ने अन्य यूरोपीय देशों के जो क्षेत्र हड़प लिए थे, उन सब को फ्रांस से वापस छीन लिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित कर उसकी घेराबंदी कर दी गई, जिससे फ्रांस भविष्य में अपना विस्तार ना कर सके। विजेता यूरोपीय शक्तियों में क्षेत्रों की बंदरबाट हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा पराजित कर हटाए गए राजवंशों की पुनर्स्थापना करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। प्यारे बच्चों, 1815 में जिन रूढ़िवादी सरकारों की स्थापना हुई वह सभी निरंकुश थीं। उनके कामकाज से उदारवादियों की भावनाएं बहुत आहत हुईं, लेकिन फिर भी फ्रांस की क्रांति की यादें उदारवादियों को प्रेरित करती रहीं। उदारवादी राष्ट्रवादी नई रूढ़िवादी सरकारों की आलोचना जिन आधारों पर करते थे, उनमें से एक प्रमुख आधार था रूढ़िवादी सरकारों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन करना। आपकी पुस्तक का चित्र 6 प्रेस और बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर व्यंग करता हुआ एक कार्टून है। अतः स्पष्ट है कि नए रूढ़िवादी शासन की निरंकुशता और दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में क्रांतिकारियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अधिकांश क्रांतिकारी मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का एक आवश्यक अंग राष्ट्र राज्यों का सृजन है। जोसेफ मैज़नी यूरोप का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था जो कि कार्बोनरी की गुप्त समिति से जुड़ा हुआ था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की। मैज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा है कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बने। उसके मॉडल का अनुसरण करके जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई। मैज़नी द्वारा राजतंत्र का लगातार विरोध करने और लोकतांत्रिक गणराज्य के उसके स्वप्न ने रूढ़िवादी शासकों को भयभीत कर दिया। आपकी पुस्तक के चित्र 7 में मैज़नी द्वारा 1833 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना को दिखाया गया है। मेटरनिख ने मैज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु कहा था। तो बच्चों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों के कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब बच्चों, हम अगले विषय पर आते हैं जिसका नाम है क्रांतियों का युग
1830 से 1848। प्यारे बच्चों, अब हम यूरोप के इतिहास के उस भाग के बारे में बात करेंगे जिसे क्रांतियों का युग कहा जाता है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अर्थात 1830 से 1848 के दौरान यूरोप के अनेक क्षेत्रों में अनेक क्रांतियां हुई। यह सभी क्रांतियां उदारवाद और राष्ट्रवाद से अधिक और अधिक संबंधित होती जा रही थीं। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदार राष्ट्रवादियों द्वारा किया जा रहा था। यह सभी लोग शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित थे और इनमें प्रोफेसर, विद्यालय शिक्षक, क्लर्क और व्यावसायिक मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम उथल पुथल जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई। 1815 में जिस बुर्बो वंश के शासक को फ्रांस की सत्ता सौंपी गई थी उसे गद्दी से उतार दिया गया और लुई फिलिप की अध्यक्षता में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की इन घटनाओं ने बाकी यूरोप को भी प्रभावित किया, क्योंकि मेटरनिख ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसलिए जुलाई में हुई फ्रांस की क्रांति ने ब्रसल्स में भी विद्रोह को प्रेरित किया। बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम यूनान के स्वतंत्रता युद्ध की बात करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण यूरोप में शिक्षित संभ्रांत वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। यूनान को मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र कराने के लिए 1821 में एक संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसे यूरोप के सभी शिक्षित लोगों का समर्थन मिला। फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण रोमानीवादी चित्रकार डेल क्रायक्स ने चियोस्क या क्योस के नरसंहार का मार्मिक चित्र बनाकर दर्शकों की भावनाओं को झंझोड़ा। अंग्रेज कवि बायरन ने तो इसके लिए धन भी एकत्रित किया और स्वयं भी युद्ध लड़ने गया, जहां 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई। प्यारे बच्चों, अब हम राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में रोमानी कल्पनाओं की भूमिका की चर्चा करते हैं। संस्कृति ने राष्ट्र के विचार के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कला, काव्य, कथाओं तथा संगीत ने तो राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने और व्यक्त करने में बहुत ही सहायता की है। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो राष्ट्रवादी भावनाओं के एक विशिष्ट रूप को विकसित करना चाहता था। रोमानी कलाकारों का प्रयास एक साझी सामूहिक विरासत की भावना तथा एक सामान्य साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाता था। यहाँ जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्राइड का उल्लेख आवश्यक है। उन्होंने दास वोल्क अर्थात आम लोग तथा वोल्क्सजिस्ट अर्थात राष्ट्र की भावना का विचार दिया और जन भावनाओं को राष्ट्र का आधार बताया। उनके अनुसार राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए लोक संस्कृति को संग्रहित करना और रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। बच्चों, पोलैंड का उदाहरण हमें बताता है कि संस्कृति किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखती है। पोलैंड के भूक्षेत्र का बंटवारा बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने आपस में कर लिया था। अब पोलैंड एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, किंतु संगीत और भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जीवित रखा। पोलैंड के प्रसिद्ध संगीतकार थे कैरोल कोरपिंस्की। उन्होंने अपने ओपेरा तथा संगीत के माध्यम से पोलैंड के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न की और जीवित रखी। पोलोनेस तथा मर्जुका जैसे लोक नृत्य राष्ट्रवादी प्रतीक बन गए। भाषा ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रूस ने पोलैंड के अपने कब्जे वाले भाग पर पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा थोपने का प्रयास किया, तो पोलैंड के लोगों ने कड़ा प्रतिरोध किया और वह तमाम बाध्यताओं के बावजूद पोलिश भाषा का ही प्रयोग करते रहे। इस प्रकार भाषा के मुद्दे ने पोलैंड और अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। अब बच्चों, हम अगले विषय पर आते हैं, जिसका नाम है भूख, कठिनाइयाँ तथा लोकप्रिय विद्रोह। प्यारे बच्चों, अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के
एक अन्य महत्वपूर्ण कारण पर आते हैं। 1830 का दशक यूरोप में महान आर्थिक कठिनाइयों का दशक था। नौकरियों का अकाल पड़ गया था। इंग्लैंड की मशीनों से बनी वस्तुओं से होने वाली प्रतियोगिता अत्यंत कड़ी थी। किसान सामंती शुल्कों, करों और दायित्वों के बोझ तले दबे हुए थे। फसल खराब हो गई थी तथा खाद्यान्नों की कीमत में लगातार उछाल आ रहा था। 1848 में लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपकी पुस्तक का चित्र 9 1848 के किसान विद्रोह को दिखाता है। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई। उससे पहले 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। पत्रकार विल्हेम वुल्फ ने इन घटनाओं का वर्णन किया है। भूख, गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न किया और उनके मन में यह भावना उत्पन्न होने लगी कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर ही वह अपना भाग्य बदल सकते हैं और विदेशी वस्तुओं और विदेशी उद्योगों से होने वाली प्रतिस्पर्धा से अपनी राष्ट्र सरकार का संरक्षण पा सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं 1848 में होने वाली उदारवादियों की क्रांति की। प्यारे बच्चों, जहां एक और निर्धन लोग अपनी खराब आर्थिक हालत के कारण विद्रोह कर रहे थे, वहीं उनके समानांतर शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में भी एक विद्रोह चल रहा था। उदारवादी मध्यम वर्ग ने संविधानवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग उठाई। उन्होंने संसदीय सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के सृजन की मांग करी। उन्होंने एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता की मांग करी। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि एक सर्व जर्मन राष्ट्रीय सभा के पक्ष में मतदान करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन यहाँ भी महिलाओं को उनका उचित अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें केवल दर्शक दीर्घा में ही खड़े रहने का मौका मिल पाया। आपकी पुस्तक का चित्र 10 सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई फ्रैंकफर्ट संसद को प्रदर्शित करता है। सभा ने जर्मनी में संसदीय राजतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को प्रस्तावित किया। जब इन शर्तों पर प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को ताज प्रस्तावित किया गया तो उसने राजा बनने से इनकार कर दिया। संभ्रांत वर्ग और सेना इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध करने लगे। उधर संसद का सामाजिक आधार सिकुड़ गया। मध्यम वर्ग के प्रभुत्व वाली संसद ने किसानों और शिल्पियों की मांगों को ठुकरा दिया, जिससे उन्होंने संसद का समर्थन करना बंद कर दिया। अंत में सेना बुलाई गई और सभा को भंग होने के लिए विवश कर दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी शक्तियों ने 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा दिया, किंतु वह पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए और उन्हें उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को बहुत सी रियायतें देनी पड़ी। अब बच्चों, हम अपने अगले विषय पर आते हैं, जो है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो सबसे पहले बच्चों, हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे सामने प्रश्न है कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? प्यारे बच्चों, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और क्रांतियों से दूर होता चला गया। अब राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग उदारवादियों और क्रांतिकारियों के स्थान पर रूढ़िवादी करने लगे, जिससे वह अपने राज्य की शक्ति को संवर्धित करने और यूरोप पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व को हासिल करने के लिए आम जनता का समर्थन जुटा सकें। 1848 में जर्मनी में उदारवादियों द्वारा राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को राजा और सेना की संयुक्त शक्ति, जिसे जंकर्स अर्थात बड़े जमींदारों का समर्थन प्राप्त था, विफल करने के पश्चात ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की कमान संभाली। बिस्मार्क ने प्रशियन सेना और नौकरशाही की सहायता से 7 वर्ष की अवधि के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े, जिनका परिणाम
प्रशिया की विजय के रूप में हुआ और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में दर्पणों के सभागार यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशिया के केजार विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। आपकी पुस्तक का चित्र 11 वर्साय के महल के दर्पणों के सभागार में केजार विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित करने वाली उद्घोषणा को प्रदर्शित करता है। जब आप अपनी पुस्तक का चित्र 12 देखेंगे तो आपको 1866 से 1871 की अवधि के दौरान जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाला मानचित्र दिखाई देगा। इसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रशिया ने किस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में धीरे धीरे और एक एक करके सभी जर्मन क्षेत्रों को विजित करके जर्मनी का एकीकरण किया। आपकी पुस्तक का चित्र 13 जर्मन संसद में कोड़ा या हंटर लहराते बिस्मार्क को दिखाता है। ध्यान से देखिए, सभी संसद सदस्य बिस्मार्क की कठोरता के डर से अपने अपने स्थान पर सिर झुकाए मुंह छिपाए बैठे हैं। यह चित्र अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अब राष्ट्रवाद को बिस्मार्क जैसे निरंकुशतावादी कोड़े की भांति प्रयोग करके अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगले विषय पर आते हैं जो है इटली का एकीकरण। प्यारे बच्चों, आप जरा अपनी पुस्तक का चित्र 14 का देखो। आपको 1858 में एकीकरण से पूर्व का इटली दिखाई देगा। फिर जब आप अपनी पुस्तक का चित्र 14 ख देखोगे तो आपको एकीकृत इटली का मानचित्र दिखाई देगा। इसे देखकर आप यह समझ सकते हो कि किस प्रकार अलग अलग वर्षों में इटली के अलग अलग भागों को अपने साथ जोड़कर सर्डेनिया पिडामोंट ने एकीकृत इटली का निर्माण किया। 18वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सर्डेनिया पिडामोंट पर ही एक इतालवी राजघराने का शासन था। इटली के उत्तरी भागों पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य का नियंत्रण था। मध्य इटली पोप के नियंत्रण में था और दक्षिण इटली पर स्पेन के बुर्बों राजवंश का अधिकार था। यहाँ तक कि इतालवी भाषा का भी कोई सामान्य स्वीकृत रूप अभी उभर कर सामने नहीं आया था और क्षेत्रीय भिन्नताओं वाली बोलियां ही प्रचलित थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में इटली में राष्ट्रवाद के कोई लक्षण विद्यमान नहीं थे। फिर इटली में राष्ट्रवाद कैसे आया और उसका एकीकरण कैसे हुआ? प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्रसिद्ध क्रांतिकारी जुइसेप मैज़नी ने किया। उसने एक गुप्त संस्था यंग इटली का निर्माण करके इटली के एकीकरण के लिए कार्य प्रारंभ किया। हालांकि 1831 और 1848 दोनों ही बार क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए। अतः अब इटली के एकीकरण का भार सर्डिनिया पिडामोंट के शासक किंग विक्टर एमैनुअल द्वितीय के कंधों पर आ गया, जिसने युद्धों द्वारा इटली का एकीकरण किया। इटली का संभ्रांत वर्ग यह मानता था कि इटली के एकीकरण से उनके आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आपके समक्ष यह स्पष्ट है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के आते आते राष्ट्रवाद आदर्शों से हटकर यथार्थ और स्वार्थ पर आधारित होता जा रहा था। सर्डेनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री कैवूर, जिसने इटली के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो कोई क्रांतिकारी था और ना ही कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति, ना ही उसमें इटली की भाषा, संस्कृति इत्यादि के लिए कोई विशेष प्रेम था। अन्य इतालवी धनी और शिक्षित उच्च वर्ग के व्यक्तियों की भांति ही कावूर भी इतालवी की अपेक्षा फ्रांसीसी भाषा बेहतर ढंग से बोलता था। कावूर ने फ्रांस के साथ एक चतुराईपूर्ण संधि करके 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इटली के एकीकरण में
कावूर की नियमित सेनाओं की सहायता गैरिबॉल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी की। वह दक्षिणी इटली तथा दो सिसिलियों के क्षेत्र में घुस गए तथा उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल करके स्पेनी शासकों को दक्षिणी इटली से खदेड़ दिया। 1861 में विक्टर एमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। आपकी पुस्तक का चित्र 15 विक्टर एमैनुअल को इटली का राजा बनाने में गैरिबॉल्डी के योगदान को रेखांकित करता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि गैरिबॉल्डी विक्टर एमैनुअल को इटली नामक बूट पहनने में सहायता कर रहा है। बच्चों, इस बारे में एक रोचक बात याद रखना आवश्यक है। इटली का एकीकरण इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार के कारण नहीं, अपितु कावूर की कूटनीति के कारण हुआ। इटली के आम लोग तो अभी भी उदार राष्ट्रवादी विचारधारा से अनभिज्ञ थे। दक्षिण इटली के जिन किसान समुदायों ने गैरिबॉल्डी को समर्थन दिया था, उन्हें राष्ट्रवादी भावना से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कभी इटालिया के बारे में सुना भी नहीं था। उनका मानना था कि ला इटालिया वास्तव में विक्टर एमैनुअल की पत्नी थी। अब बच्चों, हम बात करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तां के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हम ब्रिटेन के राष्ट्र बनने की अजीब कहानी पर आते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति के कारण नहीं आया, अपितु यह इंग्लैंड की संसद के नेतृत्व में चली एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। उस समय इस क्षेत्र में केवल नस्लीय पहचानों वाले लोग ही रहते थे, जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। इंग्लैंड की संसद ने 1688 में राजतंत्र से शक्ति छीन ली और वह एक ऐसा उपकरण बन गई जिसने इंग्लैंड को केंद्र में रखकर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। स्कॉटलैंड की विशिष्ट संस्कृति तथा राजनीतिक संस्थाओं का व्यवस्थित रूप से दमन किया गया। आयरलैंड की भी यही किस्मत रही। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार 1798 में वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन संस्था के विद्रोह के असफल होने के बाद 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में जबरदस्ती मिला लिया गया। अब एक नया ब्रिटिश राष्ट्र अस्तित्व में आया, जिस पर मुख्य रूप से इंग्लिश संस्कृति का प्रभाव था। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की संस्कृति, भाषा, धर्म और राजनीतिक संस्थाओं को दबा दिया गया और वह इस नए राष्ट्र में केवल अधीनस्थ साझेदार के रूप में ही विद्यमान रहे। यूनियन जैक, अंग्रेजी भाषा तथा गॉड सेव आर नोबल किंग जैसे राष्ट्रीय गान नए ब्रिटेन के प्रतीक बन गए। तो बच्चों, आपने देखा कि यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और आपने यह भी देखा कि पहले राष्ट्रवाद का विचार उदारवादी और क्रांतिकारी विचारों से संबंधित था, किंतु 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आते आते यह निरंकुशतावादियों द्वारा अपनी कूटनीति के एक औजार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिससे वह यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकें। तो बच्चों, आज हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।